हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी यूपी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, अच्छी से तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपसे को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आपसे को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी टाइप आप सभी को क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाता है। 6 और 7 सितंबर की बात करें तो अब तक 6 और 7 सितंबर को क्या है, एग्जाम का डेट है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करें, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट को, मैडम भिकाजी कामो को, कल्पना दत्त को, या प्रीति लता वाडेकर को? तो आपका राइट आंसर मैडम भिकाजी कामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। दूसरा नंबर, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, बताइए। सुदर्शन झील का जो निर्माण है किस शासक के काल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गिरनार के उपशासक पुष्यगुप्त वैश्य से करवाया था। ठीक है, बाद में अशोक ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, बताइए। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली जो है अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो नरवर्धन के, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर है। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली इस वंश के शासक नरवर्धन से जो है प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे आहार संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत की ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में आपकी आहार संस्कृति सबसे प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, आहार संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के आहार, बाला, पस, गिलुंड आदि स्थल जो है आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, बताइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत जो है क्या था, विभक्त था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 16 महाजनपद व गणराज्यों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत जो है आपका 16 महाजनपद व गणराज्यों में क्या था, विभक्त था। अगला प्रश्न है आपका छठा नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, बताइए। महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, किसकी? तो आपका राइट आंसर विकेंद्रीकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है सातवां नंबर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है आठवां नंबर, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में रिक्त स्थान में हुई थी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका
बी राइट होगा। क्लियर सभी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में की गई थी। ठीक है। योगेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पहला सचिव बनाया गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर बनारस हिंदू विद्यालय। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा जुलाई 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है। यह संस्था वाराणसी में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी वर्ष 1916 में की गई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था साथियों आपका 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? बताइए। सड़क परिवहन, रेल, जल या वायु परिवहन? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है जल परिवहन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। क्लियर सभी को। परिवहन का सबसे सस्ता साधन आपका जल परिवहन होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से? तो गोदावरी नदी आपकी निकलती है साथियों अमरकंटक, बैतूल, नासिक या महाबलेश्वर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नासिक से त्रंबक पहाड़ी से। ठीक है। गोदावरी नदी जो है नासिक जिले के त्रंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर है तथा इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो है ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शांत एवं स्थिर वायु। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। केवल बी आपका सही उत्तर होगा। ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियां शांत व स्थिर वायु है। ठीक है। इसके अतिरिक्त साफ आकाश व लंबी रातों का होना भी जो है ताप व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक है। शांत व स्थिर वायु से निचले स्तर पर कोई ऊर्ध्वाधर मिश्रण नहीं होता जो ताप व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर, मेघालय का पठार विस्तार है कहाँ? बताइए। मेघालय का पठार विस्तार है कहाँ तक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका मेघालय का जो पठार है वास्तव में मुख्य भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या देगा? एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? बताइए। एम एस स्वामीनाथन ने क्या देखा? एम एस स्वामीनाथन भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हरित क्रांति में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 17 नंबर, बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत करने के लिए साझेदारों की संख्या आपकी 10 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर, विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोटों को पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विमुद्रीकरण के बाद आपके 1000 के नोट। ठीक है। 1000 के नोट जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर,
भारत का कौन सा राज्य जो है रबड़ का अग्रणी उत्पादक है, बताइए भारत का कौन सा राज्य जो है रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका केरल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुलाबी क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेब गुलाबी क्रांति जो है सेब उत्पादन विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21वां, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो अवशिष्ट शक्ति आपके प्रदान की गई थी साथियों यहाँ पे केंद्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर, क्या देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों फ्रांस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में फ्रांस की यात्रा पर गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या देगा लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? बताइए लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2014 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें? बताइए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित किसमें है? तो आपका राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन साथियों 26 नंबर, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। ठीक है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो चेचक के विषाणु का नाम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा वेरियोला वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चेचक के विषाणु का नाम आपका है वेरियोला वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया साथियों आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 27 नंबर, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है किस में? बताइए शेफर विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों रोगी के पानी में डूबने पर। ठीक है, शेखर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किस में की गई है? बताइए समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किस में की गई है? तो यह की गई थी साथियों आपकी ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, संपोषणीय विकास की संकल्पना की संख्या व्याख्या जो है सर्वप्रथम वर्ष 1984 में ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 29, कॉप्टन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो कॉप्टन शिफ्ट जो है आपकी निर्भर करती है साथियों प्रकीर्णन के कोर पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, कॉप्टन शिफ्ट जो है प्रकीर्णन के कोर पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, निर्दिष्ट प्रवाहकत्व यानी कि संवाहकता की इकाई क्या है? निर्दिष्ट प्रवाहकत्व की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई आपकी हो जाएगी साथियों आपकी सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। क्लियर से को निर्दिष्ट प्रवाहक प्रवाहकत्व की इकाई आपकी सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना प्रचलित पद्धति पद्धति जो है प्रचलित है? तो आपका आंसर फ्रोबेल की। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चलिए आजकल यूरोप और भारत में फ्रोबेल शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना क्या है पद्धति प्रचलित है?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। योजना विधि आधारित है किस पर? तो योजना विधि आपकी आधारित होती है साथियों इनमें से किसी पर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। योजना विधि के अंतर्गत बालक अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने व विचारने का अवसर प्रदान होता है। ठीक है, जो उनके शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, इस विधि में जन्मदाता WH किलपैट्रिक थे। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता आपका जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय अगर देखा जाएगा तो प्रातः काल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका 15:1 होता है। ठीक है, कार्बन का अनुपात 15 और नाइट्रोजन का अनुपात आपका 1 होता है। ठीक है, क्लियर है। यस, CM दिया गया, CN होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 66 नंबर। विशिष्ट मुद्रा में विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं बताइए? विशिष्ट मुद्रा मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका मृदा कणाकार। ठीक है, कणाकार। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को जो है मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है, चलिए 67 67 नंबर। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल्टियस, CTS और फोर्टियस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य आपका ऑल्टियस, CTS और फोर्टियस है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। 68 है 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता आपके पुलेला गोपीचंद। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, पुलेला गोपीचंद एक आपके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, जो कि आपके अर्जुन पुरस्कार विजेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आसान घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा आसन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन जो है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो यह आसन आपका होता है साथ ही यहाँ पे सुखासन आसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, सुखासन योग सबसे सरल आसनों में से एक है। इस आसन के अभ्यास से घुटनों तथा टखनों में खिंचाव आता है। ठीक है, चलिए 70 नंबर है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है साथियों मणिपुर में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट होगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का चेक करो। क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।